हमेशा ये अपने जीवन में, सारे जीवन में मैंने तय कर रखा है कि मैं कोई भी फाइल्स नेक्स्ट डे के लिए नहीं छोड़ता। मेरे पास जो आज फाइल आती है मैं आज ही करके उसको जाता हूँ, चाहे मुझे कितने बजे तक उस पर काम करना। कि असंभव मेरी डिक्शनरी में कोई चीज़ नहीं, इसलिए मैं हर समय कोशिश करता हूँ। सबसे पहले तो मैं युवाओं को यही कहना चाहता हूँ कि अपने मन से ये भय निकालें। जो आदमी डर डर के जिएगा वो इंसान ही क्या है। डर आपकी लाइफ में बिल्कुल नहीं होना चाहिए कि ये परीक्षा बड़ी है, ये प्रश्न बहुत कठिन आते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है। आपकी पढ़ाई कैसी है, आपकी मेहनत कैसी है, उस पर निर्भर करता है कि आपका परिणाम क्या है। क्योंकि नई चीज़ें करोगे तभी विकास होगा। जो नॉर्मल चीज़ें हैं वो तो हो ही रही हैं, हमें कुछ लीक से हट करके करना होगा अगर हमें आगे आना है। आपके माध्यम से सभी अधिकारियों से ये अनुरोध रहेगा कि आप सब लोग ये सोचें कि जिस पोस्ट पे आप हैं वो आपका अपना घर का जैसा दायित्व आप लेते हैं उसी तरीके से दायित्व को निभाना चाहिए। एक ओनरशिप लेना चाहिए। जैसे आप जिस ज़िले में पदस्थ हो तो आपको मानना चाहिए कि मेरा घर है, मेरा अपना ज़िला है, उसको मैं कितना बेहतर से बेहतर दे सकता। उत्तर प्रदेश के हमीरपुर के राठ तहसील से आए और अब वर्तमान में छिंदवाड़ा कलेक्टर के रूप में शांत, सरल, सौम्य और अपने दायित्व कर्तव्यों के प्रति सजग कलेक्टर शीलेंद्र सिंह जी। आप पूर्व में छतरपुर, होशंगाबाद में कलेक्टर रहे हैं और आपने मध्य प्रदेश शासन के सामाजिक कल्याण विभाग में भी आपने अपना दायित्व निभाया है। सर, कैसा रहा, कैसा बचपन था, कैसा अब तक का आपका सफ़र रहा? मैं, जैसा आपने कहा, उत्तर प्रदेश हमीरपुर ज़िले के ग्राम मंगरौठ है एक, तहसील राठ, वहाँ का रहने वाला हूँ। आजकल तहसील वहाँ सरीला हो गई है। मेरा बचपन बहुत गांव में, छोटे से गांव में बीता है, जो कच्ची गलियाँ, कच्ची सड़कें, खेत खलिहान, इस तरह की चीज़ें थीं। पहली से लेकर 8वीं तक मेरी गांव में ही पढ़ाई हुई है। उसके बाद तहसील प्लेस जो आपने बताया राठ, 9th से 12th तक वहाँ रहा हूँ। 12th के बाद मैं जो प्रयागराज है वहाँ पर मैंने बीएससी और एमएससी किया। तो मेरा पूरा बचपन वहीं रहा। बचपन के बाद जब मैं 12वीं के बाद निकला तो जब इलाहाबाद या प्रयागराज में पहुंचा, वहाँ पर मेरे को लगा कि मुझे प्रशासनिक सेवाओं में जाना चाहिए। क्योंकि जो गांव का जीवन मैंने देखा था और शहर का जो जीवन देखा था, अ, उसके बाद मुझे लगा कि गांव में काफ़ी काम करने की ज़रूरत है और गांव के लोगों को काम करने के लिए अच्छे लोगों की ज़रूरत है। मुझे लगा कि मैं प्रशासनिक सेवाओं में जा कर के गांव के लोगों की बेहतर सेवा कर सकता हूं। इस कारण से मैंने फिर, जो मेरा चूँकि मैथ बैकग्राउंड था, तो इंजीनियरिंग और उसका जो मेरे मन में था उसको छोड़ करके मैं प्रशासनिक सेवाओं की ओर अग्रसर हुआ। सर, बहुत व्यस्त शेड्यूल रहता है कलेक्टर होने के बाद, तो शौक है, हॉबीज़ होती हैं, क्या उनके लिए समय मिल पाता है? और आपकी ऐसी क्या हॉबीज़ हैं या जो आप आपकी हॉबीज़ वगैरह? मैं मेनली जॉब के बाद खेलना पसंद करता हूँ। खेलने में मेरा बैडमिंटन है, टेनिस है, क्रिकेट है। तो ये जब भी जहाँ रहता हूँ, मैं जिस किसी भी पोस्टिंग में रहा हूँ, मैंने या तो बैडमिंटन या टेनिस या क्रिकेट खेलने में रुचि रखी है। बैडमिंटन ज़्यादा समय खेला, अब आजकल टेनिस में मैंने शिफ्ट किया हुआ है। ये मेरी हॉबीज़ हैं। क्योंकि आपको दिन भर की जो हेक्टिक दिनचर्या है उसके बाद आपकी बॉडी को रिचार्ज करने के लिए या अपने माइंड को रिफ़्रेश करने के लिए ज़रूरी होता है कि आपकी हॉबीज़ में कुछ ना कुछ शामिल हो। तो मेरी हॉबीज़ में स्पोर्ट्स शामिल है। मैं इस पे काम करता हूँ। और दूसरी हॉबी है मेरा बुक्स पढ़ना या अपना कल्चर के बारे में जानकारी लेना, उसको भी मैं पढ़ता हूँ। समय मिल पाता है? ऑफिस टाइम के बाद निश्चित तौर पे समय है, निकालना ही होगा। लाइफ में देखिए, अगर आप अपनी हॉबीज़ के लिए समय नहीं निकालेंगे तो फिर आप उनको पूरा नहीं कर सकते। कई लोग रहते हैं कि जो अपने ऑफिशियल वर्क के बाद इन सब के लिए समय नहीं निकाल पाते हैं। परंतु मेरा मानना है कि अगर आपको कुछ बेहतर करना है, बेहतर जीवन जीना है या बेहतर समाज के लिए काम करना है, तो सब चीज़ों के लिए समय के निकालना होगा। आपको अपने कुछ कुछ समय जो इधर उधर आप जो ज़रूरी नहीं है उन कामों में लगाते हैं, उनसे हटा करके इन कामों में देना होगा। तभी आप अपने जीवन को बेहतर तरीके से लीड कर सकते हैं। उसी को ध्यान में रखते हुए मैं तय करता हूँ कि मुझे कितने बजे से कितने बजे तक अपने स्पोर्ट्स में देना है, कितने बजे से कितने बजे मुझे पढ़ने में देना है और कितने बजे से कितने बजे मुझे ऑफिस में देना है। ऑफिस में भी कई लोग काफ़ी ज़्यादा टाइम लेते हैं। मैं ये करता हूँ कि चूँकि रूल्स रेगुलेशन, आप जितना ज़्यादा पढ़े हुए रहोगे तो आप फाइल्स जो आपके पास हैं या ऑफिस का जो काम है, आपका डिसीजन मेकिंग प्रॉपर होगा, जल्दी होगा। मैं हमेशा ये अपने जीवन में, सारे जीवन में मैंने तय कर रखा है कि मैं कोई भी फाइल्स नेक्स्ट डे के लिए नहीं छोड़ता। मेरे पास जो आज फाइल आती है मैं आज ही करके उसको जाता हूँ, चाहे मुझे कितने बजे तक उस पर काम करना पड़े। उसके पीछे मेरा सोच है कि मैं चाहता हूँ कि मेरे कारण
जहाँ मेरी पोस्टिंग है, जैसे मैं अभी छिंदवाड़ा में हूँ, तो छिंदवाड़ा ज़िले की प्रोग्रेस मेरे किसी डिसीजन के कारण रुकना नहीं चाहिए, ये मेरा दायित्व है। उसको ध्यान में रखते हुए मैं फाइलें रोज़ के रोज़ करना चाहता हूँ और करता हूँ। निश्चित तौर पर सर बहुत अच्छी चीज़ है। सर एक चीज़ जानना चाहेंगे कि आप जैसे सामाजिक कल्याण में रहे हैं, ऑफिस वर्क होता है वहाँ ज़्यादा, और एज अ कलेक्टर एक फील्ड वर्क ज़्यादा होता है, तो क्या पसंद है आपको, ऑफिस का वर्क या फील्ड में उतर के फील्ड में काम करना? देखिए, दोनों की अपनी अपनी जिम्मेदारियां हैं, क्योंकि जो सामाजिक न्याय में मैं जो डिप्टी सेक्रेटरी या बलवन में पोस्टिंग था, तो वहाँ की अपने दायित्व हैं, वहाँ भी ज़रूरतें हैं अच्छे अधिकारियों की, अच्छे लोगों की, क्योंकि डिफरेंट डिपार्टमेंट्स को कैसे आगे बढ़ाना है, उनके रूल्स रेगुलेशन, जनता के हितैषी कैसे बनना है, ज़्यादा से ज़्यादा जनता की हितैषी योजनाएं कैसे बननी है, डिफरेंट जो परेशानियां जनता की हैं उनको कैसे दूर किया जा सकता है, जिस किसी भी विभाग में आप रहते हो। जैसे मैं सामाजिक न्याय विभाग में था, तो यहाँ सामाजिक न्याय से जुड़े हुए पेंशन स्कीम्स थी, मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना थी, दिव्यांगों के लिए बहुत सारी स्कीम थी। तो इससे जुड़े हुए जितने लोग हैं, इस विभाग से जुड़े हुए लोग हैं, उनको बेहतर तरीके से सुविधाएं, उनकी स्कॉलरशिप है, दिव्यांगों की पढ़ाई है, उनका स्किल डेवलपमेंट है, पेंशनर्स को समय पर पेंशन मिलना, पर्याप्त धनराशि पेंशन में होना, ये सब चीज़ें ज़रूरी हैं। जो वृद्ध हैं, ज़रूरतमंद हैं, उनके लिए हम लोगों ने पेड होम स्टे टाइप का हम लोगों ने शुरू भोपाल में किया हुआ है, जिसमें कि कई बच्चे ऐसे हैं या कुछ पेरेंट्स ऐसे हैं जिनके बच्चे बाहर विदेशों में चले गए और पेरेंट्स यहाँ अकेले हैं, उनके पास पैसा है, वो पे कर सकते हैं, तो उनको सेफ एनवायरनमेंट में और अच्छा क्वालिटी का रहने का जगह मिले, तो ओल्ड एज होम वगैरह बनाने का भोपाल में जैसे चालू हुआ था उस समय, तो उन पर भी काम किया गया। फील्ड में अपनी अलग चैलेंजेस होते हैं, फील्ड में इतने सारे गांव हैं, इतने सारे लोग हैं, इतनी सारी योजनाएं हैं जिनको बेहतर तरीके से इम्प्लीमेंट करने का एक आपकी जवाबदारी होती है कलेक्टर होने के नाते। मेरा मानना है कि अगर मैं गाँव के लोगों को बेहतर सुविधाएं देना चाहता हूं, तो फील्ड में रह कर के ज़्यादा आपके पास अवसर होते हैं, परंतु इसका ये मतलब नहीं है कि वो जो भोपाल का काम है वो जिम्मेदारी पूर्ण नहीं है, वो भी बहुत जिम्मेदारी है और वो बहुत आवश्यक भी है, क्योंकि मैं फील्ड में रहते हुए योजनाओं को इम्प्लीमेंट कर सकता हूँ, पर नई योजनाएं बनाने के लिए मेरे पास उतना टाइम नहीं होता। वो योजनाएं भोपाल से ही बन के आएंगी, तभी बेहतर तरीके से इम्प्लीमेंट होगा। और जो हमारे जनप्रतिनिधि हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, माननीय प्रधानमंत्री जी हैं, जो उनकी सोच है कि देश को कैसे आगे ले जाना है, उसको हम लोग फील्ड में रह करके इम्प्लीमेंट कराने की कोशिश करते हैं और करना चाहिए। मेरा आपके माध्यम से सभी अधिकारियों से ये अनुरोध रहेगा कि आप सब लोग ये सोचें कि जिस पोस्ट पे आप हैं वो आपका अपना घर का जैसा दायित्व आप लेते हैं, उसी तरीके से दायित्व को निभाना चाहिए, एक ओनरशिप लेना चाहिए। जैसे आप जिस ज़िले में पदस्थ हो, तो आपको मानना चाहिए कि मेरा घर है, मेरा अपना ज़िला है, उसको मैं कितना बेहतर से बेहतर दे सकता हूँ, कोशिश करना चाहिए। और भारतीय होने के नाते हर भारत के रहने वाले नागरिक का एक कर्तव्य होना चाहिए कि मेरा भारतवर्ष सबसे उन्नत हो, सबसे अच्छा हो, विश्वगुरु हो। उसके लिए आप जितना योगदान कर सकते हो करना चाहिए, क्योंकि अगर हर नागरिक बेहतर योगदान करेगा तो ये देश निश्चित तौर पर बहुत तेज़ी से तरक्की भी करेगा और सबसे आगे होगा, ये मेरा मानना है। काफ़ी प्रेस्टिजियस पोजीशन होती है आईएएस, हालांकि बनने के बाद ऐसा लगता है, लेकिन बहुत पीछे मेहनत होती है उसके। तो जो आज की डेट में, आज की तारीख में जो युवा तैयारी कर रहे हैं यूपीएससी की, उनके लिए आपका क्या संदेश है? अब जो युवा हैं कई बार इसमें डरे रहते हैं, एक भय उनके मन में रहता है कि ये बहुत बड़ी परीक्षा है, बहुत ज़्यादा पढ़ना पड़ता है, बहुत कठिन तरह के क्वेश्चंस आते हैं। तो सबसे पहले तो मैं युवाओं को यही कहना चाहता हूँ कि अपने मन से ये भय निकालें। जो आदमी डर डर के जिएगा वो इंसान ही क्या है। डर आपकी लाइफ में बिल्कुल नहीं होना चाहिए कि ये परीक्षा बड़ी है, ये प्रश्न बहुत कठिन आते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपकी पढ़ाई कैसी है, आपकी मेहनत कैसी है, उस पर निर्भर करता है कि आपका परिणाम क्या होगा। तो मेरा मानना है कि आप डर पहले निकालें। दूसरा, आप समय का मैनेजमेंट करना सीखें कि आपके पास जो समय 24 घंटे का दिन रात में अवेलेबल हो, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा आप अपने सब्जेक्ट को कैसे तैयार कर सकते हैं, उसके लिए आपको ध्यान देना होगा। सोशल मीडिया वगैरह पे बहुत ज़्यादा जो आप अपना समय ख़राब करते हैं, उसको कम करना होगा। आपने जो भी सब्जेक्ट सेलेक्ट किए हैं या जो भी एरिया सेलेक्ट किया है, उसके आप जो सिलेबस है उसके बारे में जानकारी लीजिए। उसके पुराने सालों के जो पेपर्स हैं उसको देखिए, किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, उससे आपको पता लगेगा कि मुझे किस तरह के क्वेश्चंस की तैयारी करनी है। सिलेबस से आपको पता होगा कि मुझे कितना पढ़ना है। उस सिलेबस के हिसाब से योजनाबद्ध तरीके से, बिना किसी डर भय के, और अपने आप पे भरोसा करना सीखें। अपने आप पे जब आप भरोसा करना सीखते हैं
तो आप निश्चित तौर पे सफल होते हैं। जैसे मेरा हमेशा ये कहना है कि जो सफल होते हैं वो भी इंसान है, आप जो तैयारी कर रहे होते हैं आप भी इंसान हो। आप में उसमें बहुत कुछ भी अंतर नहीं है, सिर्फ और सिर्फ अंतर है तो लगन का, मेहनत का और समय का सदुपयोग करने का। अगर आपने इन सब चीज़ों को बेहतर कर लिया तो आपको सफलता से कोई नहीं रोक सकता है। सर नवाचार और शीलेंद्र सिंह जी, ये हम कहें तो पर्यायवाची हो गए हैं। सर नए नए आइडियाज़ लेके आ रहे हैं। आपने होम स्टे के लिए छिंदवाड़ा में काफ़ी मेहनत की है, वाटर स्पोर्ट्स का भी आयोजन हुआ था। इसके अलावा भी तो सर ये कहाँ से आइडियाज़ आते हैं और क्या आपके छिंदवाड़ा के लिए सपने हैं? छिंदवाड़ा बहुत तेज़ी से विकास करे। मैंने कहा ना कि जहाँ जो अधिकारी पदस्थ है उसकी जिम्मेदारी होनी चाहिए, उसकी ओनरशिप लेने की एक आदत होनी चाहिए कि ये मेरा अपना घर है, मेरा अपना ज़िला है, मुझे इसको बहुत तेज़ी से तरक्की कराने के लिए जितना मेरी क्षमता है काम करना चाहिए। तो जब आप क्षेत्र में घूमते हो, बहुत सारे जगह घूमने जाते हो, बहुत सारे लोकेशंस में आप जा कर के डिफरेंट टाइप के जॉब्स में रहते हो, वहाँ की जो अच्छाइयाँ हैं और अपने यहाँ की जो अच्छाइयाँ हैं उसको देखते हुए उन कामों को लेकर के करना चाहिए। बहुत सारे जो समाचार पत्र हैं, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, सोशल मीडिया है, इन सब जगह से जहाँ जहाँ देश, दूसरे देशों में, दूसरे देश के कोनों में, किसी अन्य राज्यों में जो अच्छे काम हो रहे हैं और अपने ज़िले में हो सकते हैं, उनको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करनी चाहिए और हिम्मत रखना चाहिए, क्योंकि असंभव मेरी डिक्शनरी में कोई चीज़ नहीं। इसलिए मैं हर समय कोशिश करता हूँ कि ये काम अपने ज़िले में क्यों नहीं हो सकता है। हमने, जैसे आपने कहा कि एडवेंचर स्पोर्ट्स जो तामिया में और माचागोरा 2016 से बना हुआ है, परंतु आपने देखा कि 2024 में इसका आयोजन हो पाया या 25 में, और बहुत शानदार रहा, इतनी भीड़ थी। इसका मतलब है आपके पास ये संसाधन पहले से था। तो मैं ये सब जो आपने कहा कहाँ से देखते हैं, हम लोगों ने जैसे जबलपुर के बरगी में देखा, या आपका हनुवंतिया में देखा, वहाँ इस तरह से वाटर स्पोर्ट्स होते थे। तो मुझे लगा कि छिंदवाड़ा में क्यों नहीं कर सकता हूँ, जब इतनी अच्छी वाटर बॉडी हो। वो भी जब एक दिन मीटिंग रखी मैंने, वहाँ पे देखा कि ये तो बहुत शानदार वाटर बॉडी यहाँ पे हम लोग करा सकते हैं, और उसको कराया। तामिया हमारे पास इतना अच्छा प्राकृतिक सुंदर स्थल है, हिल स्टेशन है, तो उस पर होम स्टे क्यों नहीं बनाए जा सकते? जब दूसरे राज्यों में हो सकते हैं तो वहाँ पे होम स्टे, जो हमने चिमटीपुर वगैरह में होम स्टे बनाए हैं, दूसावानी में बनाए हैं, काजरा में बनाए हैं, ये होम स्टे की मांग अब बहुत ज़्यादा होने लगी है। चिमटीपुर वाला तो बहुत ज़्यादा उसका डिमांड है, तो उसको देखा देखी उसके आसपास के बीजाडाना वगैरह में जो होम स्टे बन रहे थे, बहुत तेज़ी से वो बना रहे हैं, उनकी आमदनी काफ़ी अच्छी। मुझे बड़ी खुशी होती है कि जो वहाँ के गरीब परिवार के रहने वाले लोग हैं उनकी आमदनी में वृद्धि हुई। अब वो लोग वहीं रह करके अपनी आमदनी ले रहे हैं और उनको बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है अपने काम करने के लिए। और यहाँ पे विदेशी नागरिक भी आकर के रुकना चाहते हैं, क्योंकि आपके पास इतना अच्छा प्राकृतिक संसाधन है जिसका आप बेच नहीं पा रहे हो, जिसको आप पैसे नहीं कमा पा रहे हो, तो उसको ध्यान रखना चाहिए। अभी जैसे आपने कहा, और दूसरे पर्ल की खेती की, मोती की खेती, वो हम लोगों ने दूसरे राजस्थान का जब वीडियो यूट्यूब वगैरह पर देखता था, तो मैंने कहा छिंदवाड़ा में क्यों नहीं हो सकता। जब देखा गया तो लोग भी मिल गए, चालू भी हो गया। पालाचौरी में आपने देखा। अभी हम लोग कोशिश करते हैं, छिंदवाड़ा जिले का नाम छिंद के पेड़ से नाम है छिंदवाड़ा, जैसे मैंने सुना है। तो मैं सोच रहा हूँ कि यहाँ पे खजूर की खेती, जो आप छुहारा जिसको बोलते हैं, उसकी खेती यहाँ क्यों नहीं हो सकती है। तो इस साल हम उसको भी ट्राई करेंगे। तामिया का इतना अच्छा क्लाइमेट है, तो फिर मसाला की खेती के लिए बात की तो गाटलिंगा वगैरह में मैं अभी परसों ही गया था, वहाँ पे उन्होंने तेज पत्ता लगाया, उलौंग लगाया हुआ है, इलायची के पौधे लगाए हुए हैं। वो अभी भी सरवाइव कर रहे हैं। मुझे बड़ा अच्छा खुशी हुई कि जो हम लोगों ने सितंबर अक्टूबर में लगाए थे, अभी तक उन्होंने जीवित रखे हुए हैं। तो नए नए चीज़ें नहीं करोगे तो आप आगे नहीं बढ़ सकते, मेरा ये मानना है, क्योंकि नई चीज़ें करोगे तभी विकास होगा। जो नॉर्मल चीज़ें हैं वो तो हो ही रही हैं, हमें कुछ लीक से हट करके करना होगा अगर हमें आगे आना है। तो उस कारण से मैं जो अध्ययन करता हूँ, पढ़ता रहता हूँ, इधर उधर जो चीज़ें डिफरेंट माध्यमों से देखता हूँ कि ये चीज़ें अच्छी हैं, लोगों के लिए अच्छी हैं, करना चाहिए, तो वो सब आइडियाज़ करना चाहिए। और वो ना, आपका जब पॉजिटिव फ्रेम ऑफ माइंड है, आपका सोच है, ओनरशिप वाला माइंड है, तो आप हमेशा आइडिया लाओगे, आते हैं आपके मन में, ईश्वर भी आपकी मदद करता है। बिल्कुल सर, कहा जाता है ना, जहाँ चाह है वहाँ रहा है। एक आखिरी सवाल सर, कलेक्टर का दायित्व है, राजस्व भी है, कानून प्रशासन भी है, और मुख्य है कि लोगों जो सरकारी योजनाएं हैं उनका लाभ लोगों तक पहुंचाना, कि वो लोगों तक पहुंच पाए। सर कितना चैलेंजिंग होता है, या कितना आप मानते हैं कि वो योजनाएं का वास्तविक लाभ मिल पा रहा है, या अपन पहुंचा पा रहे हैं कि जिनको योजनाएं उनके लिए योजनाओं का लाभ मिल पा रहा है?
निश्चित तौर पे कलेक्टर का दायित्व तो काफ़ी ज़्यादा होता है इन सब चीज़ों के लिए। मैंने पहले ही कहा कि जो शासन की योजनाएं हैं, विभिन्न योजनाओं को ज़रूरतमंदों तक पहुंचाने के लिए आपको बहुत बड़ी टीम की ज़रूरत होती है और बहुत बड़ी टीम को मोटिवेट करने की ज़रूरत होती है, और उनको ज़रूरत पड़े तो कार्रवाई करना हो, समझाना हो, उनकी क्वालिटी इम्प्रूवमेंट हो, ये सब करना तो सीखना ही होगा। बहुत सारी योजनाएं हैं जिसमें मैंने जब देख रहा था छिंदवाड़ा ज़िले में कि कुछ लोगों को मैंने काम नहीं हो पा रहा था, जैसे प्रधानमंत्री योजना है, पेंशन योजना, इन सब में थोड़ा सा कमियां थी। उसको इम्प्रूव करने के लिए जो मैं कोशिश करता हूँ, एक तो मेरा जो काम करने का तरीका है, पहले तो मैं खुद जो योजना है उसकी समीक्षा करता हूँ, उसका कैसे लाभ लेना उसके बारे में जानता हूँ। फिर उनको कैसे इम्प्लीमेंट करना उसके बारे में प्लान करता हूँ। फील्ड में जाता हूँ, फील्ड में जाकर के देखता हूँ कि जो लोग मुझे ऑफिस में जानकारी दे रहे हैं अधिकारी, वो वास्तव में फील्ड में इम्प्लीमेंट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। रेगुलर मॉनिटरिंग जो वीसी है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से, वो भी करता हूँ, ताकि किसी को कोई ये कहने का बहाना नहीं हो कि मुझे ये जानकारी नहीं थी। कुछ ऐसा भी होता है कि स्किल डेवलपमेंट के लिए भी ज़रूरी होती है। कई लोगों को, कर्मचारियों को पता नहीं होता कि इस योजना में कैसे काम करना है। तो कई बार मैंने आपने शायद सुना होगा कि मैं ऑफिस में बुला करके सारे अधिकारियों के सामने बोलता हूँ कि आप मेरे सामने ये करके दिखाओ ये काम। उसका उद्देश्य ये है कि एक तो वो खुद जो कर रहा है वो बहाने नहीं मार पाएगा, उसको दूसरा फ़ायदा ये होता है कि वो जो कर रहा है उससे दूसरे लोग जो नहीं जानते हैं उनको उसकी ट्रेनिंग मिल जाती है और वो लोग भी जान पाते हैं। हम लोगों ने, जैसे एक फार्मर रजिस्ट्री थी, रेवेन्यू डिपार्टमेंट का काम था, हमारे बहुत सारे पटवारी, तहसीलदार, नायब तहसीलदार को भी पता नहीं था कि उसको करना कैसे, बस हम लोग फिगर्स पे बात करते थे। तो मुझे लगा कि उतनी प्रोग्रेस नहीं आ रही है। फिर मैंने उनकी सबकी ट्रेनिंग कराई, नायब तहसीलदार की, तहसीलदार की, वहाँ के क्लर्क्स की, पटवारियों की, कि कैसे इसमें काम करना है, कैसे एंट्री करना है। वो उसका परिणाम ये निकला कि हम लोग आज 90% तक पहुँच गए हैं। जो स्टेट में हम लोग टॉप 5 में हमेशा रहते हैं। अभी KYC का काम चल रहा है, उसमें हम लोग प्रदेश में फर्स्ट नंबर पे चल रहे हैं। उसकी मैं डेली सुबह 10 बजे से लेकर के 10:30 बजे तक सारे SDMs के साथ, CO जनपद के साथ समीक्षा करता हूँ। डेली प्रोग्रेस के बारे में चर्चा करता हूँ, उनकी प्रॉब्लम्स के बारे में चर्चा करता हूँ। तो ये एक तरीका है, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि छिंदवाड़ा बहुत तेज़ी से आगे बढ़े, उसके लिए प्रयासरत हूँ। अब आप लोग देखिए कि कितना उसमें सक्सेसफुल हो रहा हूँ या नहीं हो रहा हूँ। थैंक यू। बिल्कुल, ये थे हमारे साथ छिंदवाड़ा कलेक्टर शीलेंद्र सिंह जी। ये 2010 बैच के अधिकारी हैं और अपनी योजनाओं से अपने तरीके से छिंदवाड़ा को आगे ले जाना चाहते हैं। काफ़ी छिंदवाड़ा के लिए सपने संजोए रखे हैं और हम उम्मीद करते हैं कि हम इनके नेतृत्व में छिंदवाड़ा को काफ़ी आगे ले जा पाएँ। TV 27 से कैमरामैन सईद के साथ भरत चांडक।